नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में छठे पाठ केंद्र सरकार में सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका है। सरकार के वैसे 3 अंग है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आज हम सर्वप्रथम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में? 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। यानी वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। तो इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी, ये संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होंगे। आगे अपने देखते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। आगे अपने देख रहे हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। किस देश जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है? ब्रिटेन जैसी, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। तो अपने वैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद है ही सहयोग के लिए। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। भारतीय संघ में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो किसके समान है? ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। भारत का वो प्रथम नागरिक होता है, परंतु वैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आगे अपने देख रहे हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएं निश्चित की गई है। प्रथम है, वह भारत का नागरिक हो, यानी अपने भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है बच्चों? 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऊपरी सीमा नहीं है, कितनी भी आयु का हो सकता है ऊपर में। थर्ड है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये सब योग्यताएं भी होनी चाहिए। आगे अपने देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय सरकार है उसके अंतर्गत पदाधिकारी हो, यानी सरकार में पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, या लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, किसी सरकारी जॉब में नहीं हो, राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
यानी राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं होगा। आगे अपने देख रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। ये पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें एक नंबर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद यानी कि दोनों सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं चुनाव में, केवल निर्वाचित सदस्य। सेकंड नंबर है राज्य विधानसभाओं तथा 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। यानी राज्य विधानसभाओं, राज्यों में जो विधायक होते हैं वो, और 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं, संघीय क्षेत्र जैसे अपने दिल्ली है, पुडुचेरी है, इनमें जहां विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आगे अपने देखते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, यानी गुप्त मतदान होता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है। सूत्र है न्यूनतम कोटे का, न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी वैलिड वोटों की संख्या टोटल जो पड़े, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या जो एक है, प्लस 1 और प्लस 1, यानी दिए गए वैध मत है उनमें 2 का भाग दे करके 1 प्लस करना। निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं, यानी निर्वाचक वोटिंग में भाग लेने वाले जितने प्रत्याशी है चुनाव में उन सभी के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, यदि 5 उम्मीदवार है तो सभी को क्रमशः वरीयता देते हैं कि 1 नंबर वरीयता इस कैंडिडेट को है, 2 नंबर वरीयता इस कैंडिडेट को है, 3 नंबर इसको है, 4 नंबर इसको है और 5 नंबर इसको है। यानी जितने कैंडिडेट है सभी को वो वरीयता क्रम से वरीयता का निश्चित क्रम देता है। मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिली पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस दौर में जिस प्रत्याशी को कोटा अर्जित हो जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। न्यूनतम कोटा यानी आधे से 1 अधिक मत आ जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि इस चरण में किसी भी प्रत्याशी को कोटा अर्जित न हो तो प्रथम चरण में न्यूनतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। यानी वो न्यूनतम कोटा अर्जित नहीं करता है कोई भी कैंडिडेट तो प्रथम चरण में न्यूनतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। अब इस प्रत्याशी की दूसरी वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। और यानी अब इस प्रत्याशी की जो दूसरी वरीयता है उन वोटों को अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि कोई प्रत्याशी कोटा अर्जित न कर ले। यानी ये चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है। अब आगे अपने देखते हैं पदच्युति की पद्धति या महाभियोग के माध्यम से यानी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। वैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय निश्चित है? 5 वर्ष के लिए।
किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो संविधान में जो दी गई पद्धति है उसके अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत या हटाया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है? 1/4 टोटल संख्या का। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। यानी 2/3 बहुमत से यदि वो उस सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। आगे अपने देख रहे हैं, दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यानी दूसरा सदन या तो इन अभियोगों की स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। यानी जिस दिन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसी दिन से राष्ट्रपति को पदच्युत या हटाया हुआ समझा जाएगा। अब आगे अपने देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। सर्वप्रथम हम देखते हैं सामान्यकालीन शक्तियां अथवा अधिकार। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला शीर्षक अपने देखते हैं कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। और इसका प्रयोग यानी संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार यानी शासन का समस्त कार्य किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। और सरकार के समस्त जो निर्णय है वो भी राष्ट्रपति के ही निर्णय माने जाएंगे। अब इसमें देखते हैं अपने 1 नंबर, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह आदि से। आगे अपने देख रहे हैं शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की
शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री की सलाह लेते हुए करते हैं। आगे देखते हैं वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। यानी भारतीय दूतावासों में विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के जो राजदूत है व राजनयिक प्रतिनिधि है उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। अब अपने देख रहे हैं सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है। यानी भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। कानून बनाने की शक्ति केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। यानी युद्ध की घोषणा और सेना प्रयोग आदि के लिए संसद की स्वीकृति जरूरी है। आगे अपने देख रहे हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है। यानी भारतीय संसद का भी राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। नंबर 1 देखते हैं विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है। यानी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यदि ऐसी परिस्थितियां बन गई है तो लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा चुका है। कितनी बार? 9 बार। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। अब आगे अपने देख रहे हैं सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, जो या जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो यानी साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल हो, उन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित हो। आगे अपने देख रहे हैं विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद ही वो कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी साधारण विधेयक है, उनको राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो कुछ सुझाव
देख करके संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद यानी संसद दोबारा पुनः यदि लौटा देती है, संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि दोबारा संसद के द्वारा या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही होगी, दूसरी बार नहीं लौटा सकता है। आगे अपने देख रहे हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। कितने सप्ताह बाद तक लागू रह सकते हैं? संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि संसद चाहती है अधिवेशन प्रारंभ हो गया 6 सप्ताह से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। आगे अपने देख रहे हैं वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, यानी बजट आदि रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे है वो लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अब आगे अपने देख रहे हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब अपने पढ़ रहे हैं संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। नंबर 1 है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, उद्घोषणा की विधि। देख रहे हैं अपने मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता रख सकता था। अब आगे अपने देख रहे हैं 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद प्रथम, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के अंदर यानी सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता है या किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात है कि अब केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता।
द्वितीय है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यानी तभी आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आगे अपने तृतीय देख रहे हैं, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत पृथक पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। यानी संसद के विशेष बहुमत दोनों सदनों के यानी पृथक पृथक कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे यदि जारी रखना हो। चतुर्थ है, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अब आगे अपने देख रहे हैं 2 नंबर देख रहे हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। यानी राज्यपाल के माध्यम से इस प्रकार का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। यानी संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर किसी भी राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। कितने वर्ष की अवधि? 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा अधिकतम। आगे अपने देख रहे हैं वित्तीय संकट उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद है 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।